हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे बैलेंस शीट को फाइनल किया जाता है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों, आप हमारी एप्लीकेशन जिसका नाम है टैक्सेशन कोचिंग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर दिए गए हैं कुछ पेड कोर्सेज जो कि आप डीपली किसी भी टॉपिक को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। बहुत ही इजी वे में आपके लिए मैंने वो पेड कोर्सेज बनाए हैं। ठीक है, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर भी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला जो हमारा इसमें पॉइंट है वो है ओपनिंग बैलेंस डालना। यानी कि आपको जो फाइनल डाटा है उससे आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है, किसमें, जो करंट का डाटा होगा। यानी कि जो प्रीवियस ईयर का जो फाइनल डाटा है उसके क्लोजिंग बैलेंस वो आपके करंट ईयर में क्या हो जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो फाइनल टच देते हैं किसी भी बैलेंस शीट को, तो जो फाइनल डाटा माना जाता है या होता है वो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। तो आपका जो भी सीए होंगे तो उनके पास आपका फाइनल डाटा होगा प्रीवियस ईयर का। ठीक है, वो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेना है और उसके जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको ओपनिंग बैलेंस में डाल लेने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है रिकॉन्साइल करना। अब इसमें क्या रिकॉन्साइल करना है, सन्ड्री डेटर्स। यानी कि आपके बुक्स में जितने भी सन्ड्री डेटर्स होंगे, ठीक है, तो सभी से आपको अकाउंट स्टेटमेंट मंगानी है और एक एक अकाउंट को जो क्लोजिंग बैलेंस है वो चेक करना है। यानी कि जितने भी सन्ड्री डेटर्स के अकाउंट और आपकी बुक्स में जो सन्ड्री डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस है वो बिल्कुल मैच होना चाहिए। ठीक है, और हमें रिकॉन्साइल करना क्रेडिटर्स। तो इसी प्रकार ही आपको क्रेडिटर्स को रिकॉन्साइल करना है और आपको रिकॉन्साइल करना है बोरोइंग। फिर उसके बाद है बैंक रिकॉन्सिलेशन। तो आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन भी तैयार करना है। फिर उसके बाद है टीडीएस। यानी कि आपकी लायबिलिटी होगी किसी पार्टी का टीडीएस काटने के लिए, तो वो आपको चेक करना है आपने टीडीएस डिडक्ट किया है या नहीं किया जिस पार्टी पर टीडीएस की लायबिलिटी बनती है। ठीक है, तो वो आपको चेक करना है। फिर है ईपीएफ एंड ईएसआईसी की पेमेंट चेक करना। ईपीएफ और ईएसआईसी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आपको चेक करना है ईपीएफ और ईएसआईसी की जो पेमेंट है वो टाइम पर डिपॉजिट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, यदि आपकी टाइम पर ईपीएफ और ईएसआईसी की पेमेंट डिपॉजिट हुई है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आपको करनी होगी टैक्स की प्लानिंग। टैक्स की प्लानिंग कैसे, अब जैसे मान लीजिए ये ईपीएफ और ईएसआईसी क्या है, ये खर्चा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक्सपेंसेस को डालकर नेट प्रॉफिट को कम करते हैं। ठीक है, तो यदि हमारा ईपीएफ और ईएसआईसी हमने पहले खर्चे में दिखा दिया, फिर यदि वो बाद में इनकम टैक्स में डिसअलाउड हो जाता है, ठीक है, तो आपकी आ सकती है डिमांड। तो इसलिए आपको पहले से ही टैक्स की प्लानिंग करनी है। टैक्स की प्लानिंग कैसे करनी है, आपको अपना जो प्रॉफिट है वो बढ़ाकर रखना है जितनी अमाउंट की ईएसआईसी और पीएफ की अमाउंट होगी। फिर उसके बाद है इनकम टैक्स की प्रोविज़न एंट्री करना। तो आपको इनकम टैक्स की प्रोविज़न की एंट्री करनी है। फिर उसके बाद है ऑडिट फी पेबल एंट्री। यदि आपकी बुक्स पर ऑडिट एप्लीकेबल है तो उस कंडीशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑडिट फी पेबल की एंट्री भी करनी होती है। ठीक है, किस कंडीशन में, जब ऑडिट एप्लीकेबल होता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑडिट फी पेबल की एंट्री करनी है। यदि आपको पता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछकर ऑडिट फी पेबल की एंट्री कर सकते हैं। फिर उसके बाद है 26 ईयर्स टीडीएस रिकॉन्साइल करना। यानी कि जिन पार्टियों ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया होगा, ठीक है, तो वो उसकी एंट्री आपने बुक्स में की हुई है या नहीं की हुई, तो वो आपको चेक करना है किससे, 26 ईयर्स से। यदि मान लीजिए आपके बुक्स में
26 ईयर्स में जो TDS आ रहे हैं तो वो आपके एंट्री नहीं है। तो आपको 26 ईयर्स या तो आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से 26 ईयर्स ले सकते हैं, और यदि आपको डाउनलोड करना आता है तो वेल एंड गुड, आप डाउनलोड करके उसको रिकॉन्साइल कर सकते हैं TDS को। फिर उसके बाद है डेप्रिसिएशन की एंट्री करना। तो आपको जितनी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उन पर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, तो आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री भी करनी होती है। फिर उसके बाद है हमारा एक्सपेंसेस पेबल की एंट्री करना, यानी कि ऐसे खर्चे जिनकी पेमेंट हम ईयर एंडिंग के बाद करते हैं, है ना। अब जैसे कि मान लीजिए कोई हमारी, इसमें मान लेते हैं हम सैलरी है, ठीक है, तो मार्च की सैलरी हम कब देंगे? अप्रैल में, यानी कि जो हमारा ईयर एंडिंग है, जो कि फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, वो हमारा 31 मार्च में फिनिश हो गया। लेकिन जैसे सैलरी है, हम सैलरी जो मार्च की सैलरी होगी वो देंगे कब? अप्रैल में। तो ऐसे खर्चे जिनकी पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर करेंगे, ऐसे खर्चों की हमें पेबल की एंट्री करनी होती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल है मार्च का, तो हम पे करेंगे कब? अप्रैल में, तो उसकी भी पेबल की एंट्री होगी। अब उसके बाद है कैश नेगेटिव चेक करना। तो आपको अपने बुक्स में कैश को चेक करना है, आपका नेगेटिव तो नहीं जा रहा है। तो एक सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये सॉल्यूशन है आपको 31 मार्च से पहले करना है। तो सॉल्यूशन क्या है? आपको अपने बैंक से कैश विड्रॉल करके रखना है 31 मार्च से पहले, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपके कितने कैश में खर्चे हैं, तो उस हिसाब से, ठीक है, आप कैश विड्रॉल करके रखना है, ठीक है। कैश से रिलेटेड यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। फिर उसके बाद है GST टैक्स रिकॉन्सिलेशन। GST टैक्स रिकॉन्सिलेशन से मतलब इनपुट टैक्स, यानी कि जो हमारे परचेज के बिल होते हैं उस पर हमारा इनपुट टैक्स लगा होता है, ठीक है। तो बुक्स में जितनी हमारी इनपुट टैक्स है और GST पोर्टल में, यानी कि जो आपने 3B में शो किया है इनपुट टैक्स, वो आपको चेक करना है, उसको रिकॉन्साइल करना है। वो आपका मैच होना चाहिए किससे? 3B से। जो आपकी GSTR 3B है उससे मैच होना चाहिए हमारा इनपुट टैक्स, ठीक है। और आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो हमें आउटपुट टैक्स जो हमारे बुक्स में आ रहा है, ठीक है, तो और जो हमने GST पोर्टल पर शो किया है वो हमें चेक करना है। और टर्नओवर, जो हमारा AIS होता है, पहले 26 ईयर्स में हमारी टर्नओवर जो हमने GST में शो की है वो हमारी पहले फॉर्म 26 ईयर्स में आ जाती थी, ठीक है। लेकिन अब वो आती है किस में? AIS में, ठीक है। तो जो आपकी AIS में टर्नओवर होगी वो कहाँ से आती है? GST पोर्टल से। तो GST पोर्टल से कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है, जो GST पोर्टल पर टर्नओवर है वो आपकी बुक्स में भी होनी चाहिए बिल्कुल मैच, ठीक है, वो मिसमैच नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद है एडवांस एक्सपेंसेस एंट्री, यानी कि जो हमारे एडवांस के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उनकी भी हमें एंट्री करनी होती है, जो कि एडवांस में हम खर्चे कर देते हैं। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में है GP, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट, एंड NP यानी कि नेट प्रॉफिट। तो GP ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को सेट करना। तो सेट कैसे करते हैं? जो हमारी प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस शीट है उसी के रेशो में हमें GP और नेट प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को सेट करना होता है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी हो सकता है 1-2 पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन आपको यदि इतना भी आ जाए तो आपकी इसमें जो बैलेंस शीट है वो फाइनल हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। और यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।